मीटिंग में अहमर के मुंतखब टीम के तमाम मेंबर्स जमा थे। अहमर पुरसोच अंदाज में कमांडर के यूनिफॉर्म पहने सीनियर चेयर पर बैठा था। सोचों का रुख मौलानी थी। इसकी टीम ब्लैक यूनिफॉर्म पहने अपने सर को देख रहे थे, जो आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ एक हाथ की मुट्ठी बनाए ठोड़ी के नीचे टिकाए, हाथ में पेपर वेट घुमाता किसी गैर मरी नुक्ते को घूरता, उससे बेपरवाह इंतहा का प्यारा लग रहा था। जब एक खास बेल बजी थी, कुछ ही देर में चीफ अपने ऑफिसर के साथ मीटिंग रूम में आए थे। सब एकदम अलर्ट हुए थे और सलूट पेश किया था। सीजी कमांडर, यू आर रेडी फॉर दिस टास्क? यस सर। ओके, नो एक्सप्लेन इट। चीफ अहमर की चेयर पर बैठा था, तभी अहमर दीवार गिर बड़ी सी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाता अपना प्लान बताने लगा। सब इसकी दिखाएगी एक एक तस्वीर, इनके बारे में दी जाने वाली इंफॉर्मेशन पूरी तवज्जो से देख और सुन रहे थे। अब जो है कि अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ने इसका नेटवर्क जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में फैला हुआ था, इसको पकड़ने के मुतालिक इस बार कुछ खास प्लान बना रहे थे। ये मिशन बहुत खतरनाक था। वो समीर और हसान को फैमिली के पास ही रहने देना चाहता था। तभी अहमर ने हसान और समीर को नहीं बताया था, वो खुद अकेला जाना चाहता था। अहमर जानता था कि हसान ये सुनकर जरूर भड़केगा, पर इसे कहां परवाह थी। ये तू क्या कह रहा है? कमीने, तू मेरे बगैर जाएगा? हसान सदमे से चिल्लाया था, जबकि अहमर खामोशी से सिगरेट की कश लेता फोन में अपने सई की उपनयन वाली तस्वीर देख रहा था। तू सुन रहा है? हसान तिलमिलाया था। नहीं, अहमर इसे देखे बिना बोला था। यार अहमर, मैं तेरे साथ जाऊंगा, हमने कोई मिशन अकेले नहीं किया, तो अब कैसे तू मुझे नहीं लेकर जा रहा? हसान नढाल सा बोला था। तू मेरी बहन और अपनी बहन का ख्याल रखेगा, इनकी हिफाजत करेगा। अब जो है कि साले को इसके मरने का इल्म हो चुका है, तो इसके आदमी भी यहाँ पहुंच चुके होंगे। वो यहाँ अपनी भांजी को ढूंढने और आबद को मारने वालों का पता लगाने आएगा। अहमर ने हसान को आगाह किया, साथ ही रुकने की तलकीन की थी। पर अहमर यार, बस जो कहा है वो करो, अहमर ने हतमी लहजे में कहा था। ठीक है, पर तू मुझे बता कर जाएगा। इस मिशन के हवाले से सारी बात तफसील से बताओ मुझे। हसान अहमर की बात मानकर इसे जश्न के हवाले से पूछा था। अहमर इसे सारा प्लान बताता चला गया था। हसान को आगाह रहना जरूरी था, आगे पता नहीं कैसे हालात हों कैसे नहीं हो, तो हसान का जानना जरूरी था, जो इनकी बर वक्त मदद कर सकता था। कब तक जाना है तुझे? 1 हफ्ते तक, अहमर ने संजीदगी से जवाब दिया था। मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम शाहविल्ला के बड़े से लॉन में किया गया था। फंक्शन कंबाइन रखा गया था। ईमान ने समीर से कहकर वो मेहंदी का फंक्शन घर पर ही करे, सो वो अपनी बहन की ख्वाहिश का एहतराम करता। सारा सिस्टम इधर ही सेट करवा चुका था। लॉन को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। रंग बिरंगी छतरियां लगाकर इनके गिर्द लाइटिंग की गई थी। इसके नीचे बड़े खूबसूरत अंदाज में मेहमानों के लिए बैठने के लिए सोफे सेट किए गए थे। इर्द गिर्द मसनूई खम्बियां लगाई गई थी। चारों तरफ सब्जे और पीले रंग की जालीदार पर्दे लटका रहे थे। स्टेज पर अहमर ईमान के लिए फूलों से सजा झूला रखा गया था, जिसके ऊपर फूलों की लड़ियों से छत बनाई गई थी। स्टेज पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई थी, जो कभी गहरा नीला रंग देती और कभी सब्ज सफेद तो कभी येलो। म्यूजिक सिस्टम में डीजे ने हल्की आवाज में मेहंदी की मुनासबत से सॉन्ग चलाया हुआ था, जो माहौल पर खूब असरदारी कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। हवा से लहराते पर्दे रंग बिरंगे फूल झूम रहे थे। लड़कियां यहाँ से वहां टहलती, एक दूसरे से मिलती, इस माहौल को खूब एंजॉय कर रही थी। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। समीर शाह हमदानी हौस के मकीन मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। वहीं लड़कियों की नजर भटक भटक कर समीर पर पड़ रही थी, जो ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस, ऑफ वाइट शाल कंधे पर डाले, ब्लैक ही पेशावरी चप्पल पहने, कलाई पर ब्रांडेड वॉच बांधे, बाल फासत से सेट किए, आंखों में चमक लिए, नाबी लबों को आपस में पेवस्त किए, हल्की बड़ी हुई ब्रीड में स्वामी का हाथ पकड़े, इंतहा का प्यारा और हैंडसम लग रहा था। इसकी गोरी रंगत पर ब्लैक रंग इंतहा का प्यारा लग रहा था। समीर शाह स्वामी की किसी बात पर मुस्कुराता हुआ लड़कियों के दिल धड़का गया था।
اس کی پرسنالٹی رعب اور جلال ہی ایسا تھا کہ وہ جہاں ہوتا ماحول پر چھا جاتا تھا کہ لوگ مڑ مڑ کر ایس ایس پی سمیر شاہ کو دیکھتے جو سنجیدہ سا اپنے کام سے کام رکھنے والا بہت ہی اٹریکٹ کرتا تھا۔ اس پر اس کا ایٹیٹیوڈ مقناطیسی صلاحیت رکھتا تھا۔ سومی بھی سمیر کی طرح ڈریسنگ کیے، بلیک کرتا پاجامہ پہنے، قمیض کے کف فولڈ کیے، چھوٹی سی آف وائٹ شال اپنے ڈیڈ کی طرح، کندھوں پر چھوٹی سی آف وائٹ شال ڈالے، واچ پہنے، باؤں میں چھوٹی سی پشاوری چپل پہنے، بال ماتھے پر بکھیرے، سمیر شاہ کی کاربن کاپی ہی لگ رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا انتہا کے پیارے لگ رہے تھے۔ ان کی ڈریسنگ ہی شاہوں والی تھی جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا دیتی۔ سمرینہ بیگم تو نہ جانے کتنی بار دونوں کی نظر اتار چکی تھی۔ اب دونوں باپ بیٹا انٹرس پر کھڑے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ زہیب اور جاذب تیار ابھی ہونے گئے تھے کہ سمیر شاہ نے سارے کام ان سے کروائے تھے۔ اب بڑی مشکل سے سب کچھ کلیئر کر کے سمیر نے ان کو تیار ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ فواز صاحب، جواز صاحب، ان کی بیگمات باقی مہمانوں کو خوش آمدید کہتے خوشی سے ان سے مل رہے تھے۔ تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے۔ اب صرف دورانی مینشن کے مکینوں کا انتظار تھا۔ جب ایک ساتھ کئی گاڑیاں گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی، سب نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ سمیر شاہ احمد کے بغل گیر ہوا تھا، وہیں سومی بھی اپنے ڈیڈ کی دیکھا دیکھی احمد سے ملا تھا۔ سومی چونکہ کافی چھوٹا تھا تو احمد نے جھک کر اس ننھے شاہ کو اٹھا لیا تھا، چٹا چٹ اس کے گال چوم ڈالے تھے۔ سومی نے بھی بدلے میں احمد کی بھوری بریڈ پر لب رکھے تھے۔ ان کے پیار پر سب مسکرانے لگے تھے۔ باری باری احمد سب سے ملا تھا۔ ملنے ملانے کے بعد چاروں فیملیز کے افراد ایک ساتھ آگے بڑھے تھے۔ لوگ بڑی محویت سے ان سب کو دیکھ رہے تھے جو ہنستے کھلکھلاتے کافی اچھے لگ رہے تھے۔ وہیں سب کی نظر احمد پر جمی تھی جو وائٹ سوٹ پر ہاف سلیو ویسٹ کوٹ پہنے، پیروں میں کھسا پہنے، بھورے بال جیل سے سیٹ کیے جن میں سے کچھ ماتھے پر بکھرے تھے، کف کونیوں تک فولڈ کیے، گلابی لبوں پر مسکراہٹ سجائے، حسان اور سمیر کے پاس کھڑا بہت ہی پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب کی نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کسی یونانی دیوتا کا گمان ہوتا تھا۔ گوری رنگت میں ہلکی سی سرخی گھلی ہوئی تھی، سیاہ ذہانت سے بھرپور چمکدار آنکھیں جو سامنے والے کو پل میں پہچاننے کا ہنر رکھتی تھی، آج ان کی چمک دگنی تھی۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے وہ کئی لڑکیوں کو اپنا دیوانہ بنا گیا تھا۔ شاہ ولا میں سب لڑکوں نے بلیک ڈریسنگ کر رکھی تھی، جبکہ دورانی مینشن کے لڑکوں نے وائٹ شلوار قمیض پہن رکھے تھے۔ دونوں جانب کے لڑکے دل موہ لینے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ برہان اور حسان نے بھی سیم ڈریس پہنے تھے۔ انہوں نے ہلکے یلو کلر کے ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ حسان، احمد، برہان نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ وہیں جاذب اور زہیب بھی ان کی ٹکر میں تھے۔ بلیک سوٹ پہنے، بال نفاست سے سیٹ کیے، دل دھڑکا گئے تھے۔ لڑکیاں ابھی تک کمرے میں بند تھی، پر کوئی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ اب دل مزید انتظار پر آمادہ نہ تھا۔ صبر کر، آ جائے گی بھابھی۔ حسان نے دانتوں کی نمائش کرتے اس کی حالت پر چھیڑا تھا۔ تیری والی جو سامنے ہے اس لیے دانت نکل رہے ہیں، احمد نے لتاڑا تھا، جبکہ حسان کھل کر مسکرایا تھا۔ ابھی تو مجھے زہر لگ رہے ہو۔ اس کے مسکرانے پر احمد نے گھورا تھا۔ احمد کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر مزید دیر ہوئی تو وہ خود جا کر اپنی مولانی کو اٹھا لائے گا، جبکہ حسان نفی میں سر ہلاتا جاذب کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ زہیب اور بحران آپس میں بات کر رہے تھے۔ سمیر شاہ بڑوں کے پاس بیٹھا تھا جہاں کچھ خاص میٹنگ چل رہی تھی جو کہ ابھی وہ سب اعلان کرنے والے تھے۔ کتنی دیر ہے لڑکیوں، دھولے والے آگے ہیں۔ سمرینہ بیگم نے آ کر ان کو ڈپٹا تھا۔ سجل شیلا تو بالکل تیار تھی، اس لیے وہ ان کو جلدی تیار ہونے کا کہہ کر سمرینہ بیگم کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ کہاں تھی آپ؟ ہم کب سے آپ کو ہی کو تلاش کر رہی تھی۔ زرش اور مہم دونوں کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ ارے ہم بس تیار ہو رہی تھی، سوری، سجل نے جلدی سے کہا اور ان سے گلے ملی تھی۔ زرش اور مہم نے سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ دونوں نے گرین کلر کے لہنگے پہن رکھے تھے۔ بیجی نے لڑ کر انہیں فل تیار ہونے کو کہا تھا، جس پر انہیں سارے زیور پہننے تھے۔ اس پر ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ برہان اور حسان کی تو نظریں ہی نہیں بہٹ رہی تھی۔ اپنی تیاری پر فخر کرتے ہوئے دونوں نو لفٹ کا بورڈ لگائے
इनके पास से गुजर कर हशर बर्पा कर गई थी, जिस पर दोनों बाद में हिसाब लेने का सोचकर दिल पर पत्थर रखे घूम रहे थे, जिनकी धड़कनों में इंतशार बर्पा कर कर खुद इनकी हालत से हिज उठाती कह के लगा रही थी, आप ही हम ईमान के पास जा रही हैं, आप नीचे जाएं, समीर भाई कब से आपका पूछ रहे हैं। और ज़हेब भाई भी। जरिश इनको कहती ऊपर की जाना बड़ी थी। महम पहले ही जा चुकी थी। सजल और शहला ने लाइट पिंक लहंगे पहने हुए थे। जेवरों से लदी महारत से किए गए मेकअप में दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। रमशा ईमान अभी तक कमरे में थी, जहां रमशा बिल्कुल तैयार सी ग्रीन फ्रॉक में बाल स्ट्रेट किए, कमर पर खुले छोड़े दुपट्टे को एक शाने पर सेट किए, हल्की सी ज्वेलरी पहने, हल्के से मेकअप में, लबों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, हाथों में सुर्ख गुलाब के गजरे पहने, नाक में बारीक सी नोज पिन पहने बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसका ये रूप यकीनन किसी की दिल की दुनिया तहबाला करने वाला था। अब ईमान की तैयारी में ब्यूटिशियन की हेल्प कर रही थी। सब लड़की ही बहुत प्यारी लग रही थी। वो जो सब लड़के हंसी मजाक कर रहे थे, फवाद साहब ने बुलाने पर इनकी तरफ बढ़े थे, जहाँ सब बड़े बैठे थे। जाज़ब और हसन, हमने एक फैसला किया है, जहाँ तक मुझे लगता है वो सुनने के बाद यकीनन तुम लोग भंगड़े डालोगे। वह जहाँ साहब मुस्कुरा कर बोले थे तो इनकी बात पर वहाँ सब मुस्कुरा उठे थे। क्या फैसला? जाज़ब ने जल्दी से पूछा था। भाई आज सब जमा है, मौका भी अच्छा है, इसलिए हमने तो दोनों की शादी की तारीख रख दी है। अब की बार फवाद साहब ने बताया था, जबकि बुरहान और समीर रिलैक्स बैठे थे कि जैसे पहले ही से जानते थे, जबकि सुनते दोनों के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट दर आई थी। परसों से तुम लोगों के फंक्शन स्टार्ट होंगे। बीजी हसन और जाज़ब के सर पर प्यार देती मजीद बताने लगी थी। सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। एक शादी खत्म हो गई थी, फिर 2 और शादियां हो जाएंगी। वो दोनों जैसे नीचे आई थी, ये खबर सुनकर काफी खुश हुई थी। जल्दी से मुलाजमा को मिठाइयां लाने का कहा था। समीर जो कब से अपनी जान का इंतजार कर रहा था, नजर बीजी के पास खड़ी सजल पर गई थी तो पलटना भूल गई थी। आंखों में चाह समोए बिना पलके झपकाए सजल को देख रहा था। इर्द गिर्द जैसे वो भूल गया था। याद थी तो सामने वो परी पैकर, जिसके चेहरे पर अलग ही ग्लो था। माँ बनने की चमक चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो समीर का चैन और करार लौट गई थी। इसका सरापा जिसमें वाज़िया तब्दीली आई इसे और खूबसूरत बना रही थी। अपने ऊपर नजरों की तपश महसूस कर सजल ने दाएं जानब देखा, जहां समीर सोफे की बैक से टेक लगाए, एक हाथ इसकी पूंछ पर फैलाए, दूसरे की मुट्ठी बनाकर गोद में रखे और तपश नजरों से अपने रगो जान को देख रहा था। इसकी आंखों में जज्बात की शिद्दत पर ताब ना लाते वो जल्दी से नजरें झुका गई थी। इसका ये अमल समीर के लबों पर मुस्कुराहट बखेर गया था। अहमद चेहरे पर उलझन भरे तासरात सजाए मुलानी का इंतजार कर रहा था। स्टेज की एक तरफ लड़कियां लड़के मेहंदी लगाकर रखना सॉन्ग पर डांस कर रहे थे, जब एकदम से डीजे ने सॉन्ग बदला था। अहमद ने नजरें घुमाई तो सामने ही वो येलो ग्रीन कलर के फ्रॉक में, चेहरे पर घूंघट निकाले सजल, जरिश, महम, शैला, रिमशा के हमरा चलती हुई आ रही थी, जबकि समीर, ज़हेब, हसन, जाज़ब ने सुर्ख दुपट्टे के चारों कोने थाम रखे थे, जिनकी छांव में ईमान दोनों हाथों में अपने भारी मोतियों से जड़ा एम्ब्रॉयडर्ड मज़यन कलियों वाला फ्रॉक थामे, जो कि अहमद की जानब से भेजा गया था। वो लरजती समीर के साथ लगी छोटे छोटे कदम उठाती इसकी जानब आ रही थी। ईमान ने चंद कदम ही उठाए थे जब अहमद इसकी तरफ बढ़ा। बगैर किसी की परवाह किए समीर की जानब हाथ बढ़ाया था, जिसे समझते समीर ने ईमान का हाथ इसके हाथ में दिया था। यंग पार्टी की जानब से हूटिंग का शोर उठा था, जबकि अहमद ईमान के हाथ को मजबूती से थामे, एक बाजू इसके गिद्ध डाले अपने साथ लगाए स्टेज की जानब बढ़ा था। इसके यूं करीब आने और साथ लगाने पर ईमान शर्म से दोहरी होती इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नामुमकिन था। मौलानी मैं सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा, फिर शिकायत तुम्हें ही होगी। इसकी मज़ाहमत पर अहमद सरगोशी में बोलकर ईमान को बुखलाने पर मजबूर कर गया था। उसके गिर्द बाजू का घेरा डाले अपने संग स्टेज तक लाया था और इसे अपने इंतहाई करीब बैठाया था। ईमान का हाथ वो अपने हाथ में लिए इसके गिर्द
झूले की पुष्ट पर अपना दूसरा बाजू फैलाया था। इसके यूं करीब होकर अपने हसार में लेकर बैठने से ईमान ने हड़बड़ाते फासला बनाना चाहा। रिलैक्स हो जो मौलानी, अब इस तरह बैठने की आदत डाल लो। अहमद हल्का सा बोल कर ही बीजी की जानब मुतवज्जा हुआ था, जो दोनों पर नोटों की गड्डियां वाह रही थी, जबकि ईमान की हालत अब इसकी कुर्बत में खराब हो रही थी। दिल की धड़कन मामूल से बढ़ गई थी। इसके मायने खेज लहजे से इसके लम्स से झलकती शिद्दत ईमान का तनफ्फुस बिखेर गए थे। हम भी तो देखें कैसी लग रही है हमारी बहू, बीजी ने बोल के ईमान का घूंघट उठाना चाहा था। बीजी सवाए फैमिली के ईमान को और कोई न देखे, अहमद साफ लफ्जों में कहा था, जबकि बीजी ने समझते सर हिलाया था। जैसे इसने ईमान को देखा, मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। वो लग भी तो इतनी खूबसूरत रही थी। अहमद का दिल हमक हमक कर पहलू में बैठी अपने मताए जान को देखने का कर रहा था। इसकी गिरफ्त लम्हा बा लम्हा ईमान के हाथों पर मजबूत हो रही थी। अहमद सब देख रहे हैं। वो हल्का सा मन मनाई और हाथ छड़वाना चाहा। देखने दो, वो लापरवाही से बोला, जबकि ईमान अपने बूढ़े बिल्ले को घूर भी न सकी। तभी इसके हाथ में कैद अपने हाथ पर दुपट्टा रखकर छुपा दिया। अहमद इसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया था। तभी सब औरतें स्टेज पर जमा होती रस्म करने लगी। बारी बारी सब इन दोनों को मेहंदी लगा रहे थे। इस दौरान अहमद ने 1 मिनट के लिए भी ईमान का हाथ आजाद नहीं किया था, न ही अपने बाजू के हसार से निकाला था। ऊपर से इसकी गुस्ताखियां करता कमर पर रेंगता हाथ। ईमान रोहांसी हुई थी। अहमद नहीं करे ना, वो धड़कते दिल से बोली थी, जबकि वो सुनी अनसुनी कर गया था। जैसे मेहंदी की रस्म खत्म हुई, ईमान उठने के पर तोड़ने लगी। बैठी रहो आराम से, अहमद गुस्से से बोला। मैं थक गई हूँ, मैं थकन उतार दूंगा, अभी बैठो। अहमद ने बेबाक अंदाज में सरगोशी की थी। ईमान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। दिल गोया कानों में धड़कता महसूस हुआ था। इसके हाथ में वाजिया कपकपाहट थी। अहमद इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए अंगूठे से इसका नरम हाथ सुलहाने लगा था, जबकि ईमान कोस रही थी कि क्या जरूरत थी कंबाइन रखने की। अब पास बैठा इसकी रूम में बसा शख्स इसे अपनी हरकतों से खुद में उलझाए बैठा था कि ईमान इसकी कुर्बत के हसार से निकल नहीं पाई थी। इसे नहीं पता था कौन कौन मेहंदी लगाकर गया है, क्या बोला है। वो तो सिर्फ दिलो जान से अपने भूरे बिल्ले की जान मतवज्जा थी, जिसकी मायने खेज सरगोशियों से चेहरा तपतपा उठा महसूस हो रहा था। अहमद इसकी हालत से महसूस होता। इसकी दिल की धड़कन बाखूबी सुन रहा था। इस बात के पेशे नजर किसी की हिम्मत न हुई थी कि वो इसकी मुलानी का ये सुंदर रूप देखे। घर की औरतों ने ही ईमान को देखा था और इन दोनों को खूब सारी दुआएं दे डाली थी। जब अहमद का जब्त अब जवाब दे रहा था, पास बैठी खुशबुओं में बसी इसकी जान इसका इम्तहान ले रही थी। जैसे सब स्टेज से उतरे, अहमद ने ईमान को कमर पर गिरफ्त मजबूत करते इसे खुद से करीब तर कर लिया था। घूंघट के अंदर ईमान की हालत खैर हुई थी। अहमद के हाथ की तपिश से अपनी कमर जलती हुई महसूस हुई थी। अहमद, वो सरगोशी में बोली थी। मजीद इसकी कुर्बत सहना ईमान के बस में न था। जब तक मैं देख नहीं लेता तुम चेंज नहीं करोगी। अपनी उंगलियों से दबाव बढ़ाते वाजिया वार्निंग दी थी। पर आप मुझे नहीं देख सकते। क्यों? अहमद ने तेवरी चढ़ाई थी। इसकी गर्म सांसें ईमान को अपने कान पर महसूस हो रही थी। क्योंकि मैं मायूं में बैठी हूँ, इसलिए कल तक आप मुझे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तुम मेरी बीवी हो, मैं जब चाहे देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तुम्हारे करीब बहुत करीब आ सकता हूँ और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अगर चेंज किया तो कल की बजाय आज ही उठा कर ले जाऊंगा। अहमद इसकी बात बीच में ही काट कर गंभीर आवाज में बोला था। हाथ की उंगलियां इसकी पीठ सुलहाती ईमान का तनफ्फुस मामूल पर नहीं आने दे रही थी। इसकी धमकी पर ईमान की हथेलियां पसीने से भीग गई थी। बेसाख्ता इसने अहमद के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की थी और गहरे गहरे सांस भरने लगी थी। अहमद अपनी मायने के जुमलों ही से इसकी जान निकालने के दर पर था, तो आगे इसकी नन्ही सी जान पर क्या गुजरनी थी, ये सोचकर ही इसने झुरझुरी सी ली थी।